आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो कि आज की परिस्थिति में देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में अर्नब गोस्वामी के ही पास है। आर्टिकल 32 दरअसल संविधान में एक ऐसा आर्टिकल दिया गया था जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण शब्द डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। वो आर्टिकल 32 को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की ऑब्जर्वेशंस और फैसले दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 32 आखिर है क्या वो जानना बेहद जरूरी है। तो आर्टिकल 32 अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। इसका सीधे सीधे शब्दों में मतलब ये हुआ, आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता होता है। तो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, पर्सनल लिबर्टी आता है, ये सारी चीजें अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उस वायलेशन के लिए आप सीधा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि देखिए देखिए मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे आपसे जस्टिस चाहिए। वरना क्या होता है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट, ऐसे जाना होता है, राइट। तो इसका सिंपल मतलब ये है। अब आपको ये बताऊं कि आखिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को किस तरह से डिफाइन किया था। उनके लिए जब ये संविधान में शामिल किया गया था तो इसका क्या महत्व थे, क्या मायने थे, क्यों रखा गया था। उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही 16 नवंबर को सोमवार को CJI ऐसे बोबडे ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल याचिका दायर करने के लिए कम हो जाए, यानी वो इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, डिस्करेज करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उस इंसिडेंट के 5 दिन बाद ही हुआ जब इसी आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए पर्सनल लिबर्टी की बड़ी बड़ी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी थी। और ठीक उसके 5 दिन बाद CJI कहते हैं इसको तो डिस्करेज करना चाहिए। तो अब आइए आते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में डिबेट हो रही थी, यानी दिसंबर 1948 में, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा था। ये आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें ये आर्टिकल 32 नहीं आर्टिकल 25 था उस वक्त ये ड्राफ्ट में। तो बाद में ये आर्टिकल 32 हो गया जब संविधान ने अपनी फाइनल शक्ल ले ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, गौर कीजिएगा, अगर मुझसे कहा जाए कि किसी एक ऐसे आर्टिकल का नाम बताओ जो इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, वो आर्टिकल जिसके बिना ये संविधान खड़ा नहीं रह पाएगा, तो वो यही आर्टिकल होगा। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। बाकी सब मेंबर्स ने भी ये बात कही दैट इट इज अ राइट फंडामेंटल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स। अब ये होता क्या है, क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, इससे पहले कि मैं आऊं इस बात पर कि आखिर मैं आर्टिकल 32 की महत्वता आपको क्यों समझाना चाह रही हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के पास आपका एज अ सिटीजन अधिकार होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप उनका रुख कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप अंडर आर्टिकल 32 ही जा सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आप आर्टिकल 226 के अंडर जाएंगे। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो आर्टिकल 32 है वो आपका अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या क्या याचिका लेकर जा सकते हैं? 5 हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये सारी अलग अलग टर्म्स ऐसी हैं जो कि शायद आपको इतना समझने की अभी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझने की कोशिश करता है, वो ही उसको आगे लेकर जाता है। और हम तो भाई यही कामना करेंगे कि किसी के ऊपर ना बीते, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक है इस देश में। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में दी गई ऑब्जर्वेशंस इस आर्टिकल को लेकर क्या थे। कुछ दिन पहले ही सिद्दीकी कप्पन का जो केस था उसमें कोर्ट ने पूछा why the petitioners could not go to the high court। तो जब सिद्दीकी कप्पन अर्नब गोस्वामी के ही हवाला देकर गया कि भाई मेरा भी तो हनन हो रहा है ना, मेरा भी तो वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो जिस तरह से आपने उसकी सुनवाई की थी 5 दिन पहले, उसको बेल दे दी थी, जरा मेरे भी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इक्वालिटी के तहत मुझे भी जरा आप सुनवाई दे दीजिए। तो CJI कहते हैं कि हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। ये बात 5 दिन पहले अर्नब के लिए नहीं कही थी। पता है क्या कही थी? कहा था हम नहीं होंगे, हम नहीं सुनेंगे इनकी बात, तो कौन सुनेगा? हम इनके अधिकारों का
प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे पास ये लोग नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे तो कौन जाएगा? कहां जाएगा? मैंने कहा ना, अर्नब गोस्वामी एक ही इस देश में। ओके, नागपुर बेस्ड एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया 3 केसेस में, समीर ठक्कर नाम है, फॉर अलेजेड डेफमेटरी कंटेंट अगेंस्ट महाराष्ट्र सीएम। ही वाज डायरेक्टेड टू अप्रोच हाई कोर्ट फर्स्ट। उसको भी कह दिया गया था कि पहले तुम हाई कोर्ट जाओ। हालांकि अब इस आदमी को बेल मिल गई है। ये भी वो अर्नब गोस्वामी वाली ही विंग का आदमी है, लेकिन उतना टॉप पे नहीं है ना। तो आप समझ जाइए कि अगर आप भी सपोर्ट करते हो उस आइडियोलॉजी के आदमी हैं तो समीर ठक्कर जैसा ही आप लोगों का भी होने ही वाला है। अर्नब नहीं है आप। रिलीफ जो मिलता है अंडर आर्टिकल 32, दैट वाज आल्सो सॉट इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय तेलुगु पोएट वरवर राव's वाइफ। एससी ने क्या डायरेक्ट किया? एससी ने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट टू एक्सपेडाइट द हियरिंग ऑन द बेल प्ली फाइल्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। और पता कब से पेंडिंग है? सितंबर के महीने से। मेडिकल ग्राउंड पर दी गई बेल एप्लीकेशन एक बुजुर्ग आदमी की, जो पोएट है, उसकी बेल एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, माइंड यू। और ये भी ऑब्जर्व किया, ये बात कहते कहते, कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी में आपका मामला आ जाता है ना, फिर वो उसी कोर्ट का दायित्व है फैसला करने का और सुनाने का। अर्नब गोस्वामी वाले केस में आपको याद है कितना लताड़ा था हाई कोर्ट्स को? कितना लताड़ा था? जिनका जुरिस्डिक्शन था उनको लताड़ा गया था। और अभी कह रहे हैं वरवर राव केस में कि नहीं, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर अगर आपका मामला आ जाता है तो वही फिर इस पर सुनवाई करे और वही इस पर फैसला करेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी तो कॉम्पिटेंट ही था ना? नहीं, लेकिन अर्नब गोस्वामी नहीं है ना, वरवर राव। एक और मैटर मैं आपको बताती हूँ। बेंच ऑफ सीजेआई जस्टिस बोपन्ना एंड रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया था टू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली। क्यों पता है? क्योंकि उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी थी कि उसने अर्नब गोस्वामी को ये लेटर लिखकर कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आर्टिकल 32 के अंडर। तो ये आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस के अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसा कहकर इस आदमी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सीरियस और डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। अब जरा आपको बताऊं कि सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आर्टिकल 32 काम में नहीं आ पाता है, वो है इमरजेंसी। किसी के लिए अगर आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी। किसी के लिए आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पा रहा एक्सेप्ट अर्नब गोस्वामी। क्या बाकी सब लोग इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती जाती हूँ। कमेंट कीजिएगा बिना गाली दिए, जैसे मैंने प्यार से बात की, प्यार से समझाया। आप अगर इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से तो भी लिखिए, नहीं रखते हैं तो भी लिखिए। थोड़ा सा सभ्य समाज बनाने की तरफ आप लोग भी आगे बढ़ें। सत्यमेव जयते। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो कि आज की परिस्थिति में देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में अर्नब गोस्वामी के ही पास है। आर्टिकल 32 दरअसल संविधान में एक ऐसा आर्टिकल दिया गया था जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण शब्द डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। वो आर्टिकल 32 को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की ऑब्जर्वेशंस और फैसले दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 32 आखिर है क्या वो जानना बेहद जरूरी है। तो आर्टिकल 32 अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। इसका सीधे सीधे शब्दों में मतलब ये हुआ, आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता होता है। तो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, पर्सनल लिबर्टी आता है, ये सारी चीजें अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उस वायलेशन के लिए आप सीधा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि देखिए देखिए मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे आपसे जस्टिस चाहिए। वरना क्या होता है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट, ऐसे जाना होता है, राइट। तो इसका सिंपल मतलब ये है। अब आपको ये बताऊं कि आखिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को किस तरह से डिफाइन किया था। उनके लिए जब ये संविधान में शामिल किया गया था तो इसका
क्या महत्व थे, क्या मायने थे, क्यों रखा गया था, उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही 16 नवंबर को सोमवार को सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल याचिका दायर करने के लिए कम हो जाए, यानी वो इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, डिस्करेज करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उस इंसिडेंट के 5 दिन बाद ही हुआ जब इसी आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए पर्सनल लिबर्टी की बड़ी बड़ी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी थी। और ठीक उसके 5 दिन बाद सीजेआई कहते हैं इसको तो डिस्करेज करना चाहिए। तो अब आइए आते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में डिबेट हो रही थी, यानी दिसंबर 1948 में, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा था। ये आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें ये आर्टिकल 32 नहीं, आर्टिकल 25 था उस वक्त ये ड्राफ्ट में। तो बाद में ये आर्टिकल 32 हो गया जब संविधान ने अपनी फाइनल शक्ल ले ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, गौर कीजिएगा, अगर मुझसे कहा जाए कि किसी एक ऐसे आर्टिकल का नाम बताओ जो इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, वो आर्टिकल जिसके बिना ये संविधान खड़ा नहीं रह पाएगा, तो वो यही आर्टिकल होगा। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। बाकी सब मेंबर्स ने भी ये बात कही दैट इट इज अ राइट फंडामेंटल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स। अब ये होता क्या है, क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है? ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, इससे पहले कि मैं आऊं इस बात पर कि आखिर मैं आर्टिकल 32 की महत्वता आपको क्यों समझाना चाह रही हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के पास आपका एज अ सिटीजन अधिकार होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप उनका रुख कर सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप अंडर आर्टिकल 32 ही जा सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आप आर्टिकल 226 के अंडर जाएंगे। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो आर्टिकल 32 है वो आपका अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या क्या याचिका लेकर जा सकते हैं? 5 हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये सारी अलग अलग टर्म्स ऐसी हैं जो कि शायद आपको इतना समझने की अभी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझने की कोशिश करता है, वो ही उसको आगे लेकर जाता है। और हम तो भाई यही कामना करेंगे कि किसी के ऊपर ना बीते, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक है इस देश में। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में दी गई ऑब्जर्वेशंस इस आर्टिकल को लेकर क्या थे। कुछ दिन पहले ही सिद्दीकी कप्पन का जो केस था उसमें कोर्ट ने पूछा why the petitioners could not go to the high court। तो जब सिद्दीकी कप्पन अर्नब गोस्वामी के ही हवाला देकर गया कि भाई मेरा भी तो हनन हो रहा है ना, मेरा भी तो वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो जिस तरह से आपने उसकी सुनवाई की थी 5 दिन पहले, उसको बेल दे दी थी, जरा मेरे भी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इक्वालिटी के तहत मुझे भी जरा आप सुनवाई दे दीजिए। तो सीजेआई कहते हैं कि हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये बात 5 दिन पहले अर्नब के लिए नहीं कही थी। पता है क्या कही थी? कहा था हम नहीं होंगे, हम नहीं सुनेंगे इनकी बात तो कौन सुनेगा? हम इनके अधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे पास ये लोग नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे तो कौन जाएगा, कहां जाएगा? मैंने कहा ना, अर्नब गोस्वामी एक ही इस देश में। ओके, नागपुर बेस्ड एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया 3 केसेस में, समीर ठक्कर नाम है, फॉर अलेजेड डेफमेटरी कंटेंट अगेंस्ट महाराष्ट्र सीएम, ही वाज डायरेक्टेड टू अप्रोच हाई कोर्ट फर्स्ट। उसको भी कह दिया गया था कि पहले तुम हाई कोर्ट जाओ। हालांकि अब इस आदमी को बेल मिल गई है। ये भी वो अर्नब गोस्वामी वाली ही विंग का आदमी है, लेकिन उतना टॉप पे नहीं है ना। तो आप समझ जाइए कि अगर आप भी सपोर्ट करते हो उस आइडियोलॉजी के आदमी है तो समीर ठक्कर जैसा ही आप लोगों का भी होने ही वाला है, अर्नब नहीं है आप। रिलीफ जो मिलता है अंडर आर्टिकल 32 दैट वाज आल्सो सॉट इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय तेलुगु पोएट वरवर राव's वाइफ। एससी ने क्या डायरेक्ट किया? एससी ने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट टू एक्सपेडाइट द हियरिंग ऑन द बेल प्ली फाइल्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। और पता कब से पेंडिंग है? सितंबर के महीने से मेडिकल ग्राउंड पर दी गई बेल एप्लीकेशन एक बुजुर्ग आदमी की जो पोएट है, उसकी बेल एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, माइंड यू। और ये भी ऑब्जर्व किया ये बात कहते कहते कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी में आपका मामला आ जाता है ना, फिर वो उसी कोर्ट का दायित्व है फैसला करने का और सुनाने का। अर्नब गोस्वामी वाले केस में आपको याद है कितना लताड़ा था हाई कोर्ट को, कितना लताड़ा था।
जिनका जुरिस्डिक्शन था उनको लताड़ा गया था, और अभी कह रहे हैं वरवर राव उस केस में कि नहीं, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर अगर आपका मामला आ जाता है तो वही फिर इस पर सुनवाई करे और वही इस पर फैसला करेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी तो कॉम्पिटेंट ही था ना। नहीं, लेकिन अर्नब गोस्वामी नहीं है ना वरवर राव। एक और मैटर मैं आपको बताती हूँ। बेंच ऑफ सीजेआई जस्टिस बोपन्ना एंड रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया था टू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली। क्यों पता है? क्योंकि उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी थी कि उसने अर्नब गोस्वामी को ये लेटर लिखकर कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आर्टिकल 32 के अंडर। तो ये आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस के अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसा कहकर इस आदमी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सीरियस और डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। अब जरा आपको बताऊं कि सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आर्टिकल 32 काम में नहीं आ पाता है, वो है इमरजेंसी। किसी के लिए अगर आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी। किसी के लिए आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पा रहा एक्सेप्ट अर्नब गोस्वामी। क्या बाकी सब लोग इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं? ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती जाती हूँ। कमेंट कीजिएगा बिना गाली दिए, जैसे मैंने प्यार से बात की, प्यार से समझाया। आप अगर इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से तो भी लिखिए, नहीं रखते हैं तो भी लिखिए। थोड़ा सा सभ्य समाज बनाने की तरफ आप लोग भी आगे बढ़ें। सत्यमेव जयते। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो कि आज की परिस्थिति में देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में अर्नब गोस्वामी के ही पास है। आर्टिकल 32 दरअसल संविधान में एक ऐसा आर्टिकल दिया गया था जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण शब्द डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। वो आर्टिकल 32 को लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की ऑब्जर्वेशंस और फैसले दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 32 आखिर है क्या वो जानना बेहद जरूरी है। तो आर्टिकल 32 अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। इसका सीधे सीधे शब्दों में मतलब ये हुआ, आपको पता है कि आपके मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का हनन कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता होता है। तो आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है, पर्सनल लिबर्टी आता है, ये सारी चीजें अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उस वायलेशन के लिए आप सीधा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि देखिए मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे आपसे जस्टिस चाहिए। वरना क्या होता है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट, ऐसे जाना होता है, राइट। तो इसका सिंपल मतलब ये है। अब आपको ये बताऊं कि आखिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को किस तरह से डिफाइन किया था। उनके लिए जब ये संविधान में शामिल किया गया था तो इसका क्या महत्व थे, क्या मायने थे, क्यों रखा गया था। उससे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही 16 नवंबर को सोमवार को CJI ऐसे बोबडे ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल याचिका दायर करने के लिए कम हो जाए, यानी वो इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, डिस्करेज करना चाहते हैं। ये बिल्कुल उस इंसिडेंट के 5 दिन बाद ही हुआ जब इसी आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए, पर्सनल लिबर्टी की बड़ी बड़ी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी थी। और ठीक उसके 5 दिन बाद CJI कहते हैं इसको तो डिस्करेज करना चाहिए। तो अब आइए आते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में डिबेट हो रही थी, यानी दिसंबर 1948 में, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 के बारे में क्या कहा था। ये आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें ये आर्टिकल 32 नहीं, आर्टिकल 25 था उस वक्त ड्राफ्ट में। तो बाद में ये आर्टिकल 32 हो गया जब संविधान ने अपनी फाइनल शक्ल ले ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा, गौर कीजिएगा, अगर मुझसे कहा जाए कि किसी एक ऐसे आर्टिकल का नाम बताओ जो इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, वो आर्टिकल जिसके बिना ये संविधान खड़ा नहीं रह पाएगा, तो वो यही आर्टिकल होगा। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। बाकी सब मेंबर्स ने भी ये बात कही दैट इट इज अ राइट फंडामेंटल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स।
अब ये होता क्या है, क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है? ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, इससे पहले कि मैं आऊं इस बात पर कि आखिर मैं आर्टिकल 32 की महत्वता आपको क्यों समझाना चाह रही हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही के पास आपका एज ए सिटीजन अधिकार होता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप उनका रुख कर सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आप अंडर आर्टिकल 32 ही जा सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो आप आर्टिकल 226 के अंडर जाएंगे। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो आर्टिकल 32 है वो आपका अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब इस आर्टिकल के थ्रू आप क्या क्या याचिका लेकर जा सकते हैं? 5 हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये सारी अलग अलग टर्म्स ऐसी हैं जो कि शायद आपको इतना समझने की अभी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वो ही समझने की कोशिश करता है, वो ही उसको आगे लेकर जाता है। और हम तो भाई यही कामना करेंगे कि किसी के ऊपर ना बीते, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक है इस देश में। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में दी गई ऑब्जर्वेशंस इस आर्टिकल को लेकर क्या थे। कुछ दिन पहले ही सिद्दीकी कप्पन का जो केस था उसमें कोर्ट ने पूछा why the petitioners could not go to the high court। तो जब सिद्दीकी कप्पन अर्नब गोस्वामी के ही हवाला देकर गया कि भाई मेरा भी तो हनन हो रहा है ना, मेरा भी तो वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो जिस तरह से आपने उसकी सुनवाई की थी 5 दिन पहले, उसको बेल दे दी थी, जरा मेरे भी पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इक्वालिटी के तहत मुझे भी जरा आप सुनवाई दे दीजिए। तो सीजेआई कहते हैं कि हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये बात 5 दिन पहले अर्नब के लिए नहीं कही थी। पता है क्या कही थी? कहा था हम नहीं होंगे, हम नहीं सुनेंगे इनकी बात तो कौन सुनेगा? हम इनके अधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे पास ये लोग नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएंगे तो कौन जाएगा? कहाँ जाएगा? मैंने कहा ना अर्नब गोस्वामी एक ही इस देश में। ओके, नागपुर बेस्ड एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया 3 केसेस में, समीर ठक्कर नाम है, फॉर अलेजेड डेफमेटरी कंटेंट अगेंस्ट महाराष्ट्र सीएम। ही वाज डायरेक्टेड टू अप्रोच हाई कोर्ट फर्स्ट। उसको भी कह दिया गया था कि पहले तुम हाई कोर्ट जाओ। हालांकि अब इस आदमी को बेल मिल गई है। ये भी वो अर्नब गोस्वामी वाली ही विंग का आदमी है, लेकिन उतना टॉप पे नहीं है ना। तो आप समझ जाइए कि अगर आप भी सपोर्ट करते हो उस आइडियोलॉजी के आदमी है तो समीर ठक्कर जैसा ही आप लोगों का भी होने ही वाला है। अर्नब नहीं है आप। रिलीफ जो मिलता है अंडर आर्टिकल 32 दैट वाज आल्सो सॉट इन अ पिटिशन फाइल्ड बाय तेलुगु पोएट वरवर राव's वाइफ। एससी ने क्या डायरेक्ट किया? एससी ने कहा बॉम्बे हाई कोर्ट टू एक्सपेडाइट द हियरिंग ऑन द बेल प्ली फाइल्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। और पता कब से पेंडिंग है? सितंबर के महीने से मेडिकल ग्राउंड पर दी गई बेल एप्लीकेशन एक बुजुर्ग आदमी की जो पोएट है, उसकी बेल एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, माइंड यू। और ये भी ऑब्जर्व किया ये बात कहते कहते कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी में आपका मामला आ जाता है ना, फिर वो उसी कोर्ट का दायित्व है फैसला करने का और सुनाने का। अर्नब गोस्वामी वाले केस में आपको याद है कितना लताड़ा था हाई कोर्ट्स को, कितना लताड़ा था। जिनका जुरिस्डिक्शन था उनको लताड़ा गया था। और अभी कह रहे हैं वरवर राव केस में कि नहीं, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर अगर आपका मामला आ जाता है तो वही फिर इस पर सुनवाई करे और वही इस पर फैसला करेगा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट भी तो कॉम्पिटेंट ही था ना? नहीं, लेकिन अर्नब गोस्वामी नहीं है ना वरवर राव। एक और मैटर मैं आपको बताती हूँ। बेंच ऑफ सीजेआई जस्टिस बोपन्ना एंड रामा सुब्रमण्यम, इन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया था टू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र असेंबली। क्यों पता है? क्योंकि उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी थी कि उसने अर्नब गोस्वामी को ये लेटर लिखकर कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आर्टिकल 32 के अंडर। तो ये आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस के अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसा कहकर इस आदमी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सीरियस और डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। अब जरा आपको बताऊं कि सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आर्टिकल 32 काम में नहीं आ पाता है, वो है इमरजेंसी। किसी के लिए अगर आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पाएगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी।
किसी के लिए आर्टिकल 32 का यूज नहीं हो पा रहा एक्सेप्ट अर्नब गोस्वामी। क्या बाकी सब लोग इमरजेंसी के दौर में जी रहे हैं? ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती जाती हूँ। कमेंट्स कीजिएगा बिना गाली दिए। जैसे मैंने प्यार से बात की, प्यार से समझाया, आप अगर इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से तो भी लिखिए, नहीं रखते हैं तो भी लिखिए। थोड़ा सा सभ्य समाज बनाने की तरफ आप लोग भी आगे बढ़ें। सत्यमेव जयते।